हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का एक बहुत ही शानदार लेक्चर। यहाँ से हम लोग कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मैथ्स से फिजिक्स के अंदर एंटर कर रहे हैं। गाइज, ये भी वैसे मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है, बट फिजिक्स में इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं, जैसे कि मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका नाम मैंने बच्चों आपके सामने लिखा है, स्लोप, ग्रेडियंट, झुकाव, ढाल, प्रवणता, एम। स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं। गाइज, ढाल से मेरा मतलब वो कैप्टन अमेरिका वाली ढाल नहीं है। ढाल से मेरा मतलब है ढलान। ढलान है ना, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो देखिए ढलान, जैसे कि रैंप, घर का जो रैंप बना हुआ होता है। अब अगर रैंप बहुत ज़्यादा ऐसे एंगल पे है तो यार बाइक चढ़ाने में बड़ी मुश्किल आती है, जैसे मुझे आती है हमारे घर के लिए, तो इसीलिए हमने दूसरा कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। खैर, तो बात यह है इसमें कि बच्चों स्लोप बोलते हैं, हम इसको स्लोप बोल रहे हैं। ग्रेडियंट भी इसी का नाम है। झुकाव, किसी जमीन से किसी एंगल पर अगर कोई चीज़ है, झुकाव वो नहीं है जो व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति होता है, नहीं। झुकाव मतलब किसी एंगल से कोई चीज़, जमीन से हमेशा हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे चीज़ झुकी हुई है। आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। ढलान, प्रवणता भी बोलते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी नाम मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि हिंदी मीडियम के कुछ विद्यार्थी और समटाइम्स इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और हमारे प्यारे एग्जामिनर साहब जो हैं इनमें से किसी भी नाम से क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। गाइज, ये हमारे पास एक्सिस हैं। दिस इज फर्स्ट एक्सिस विच इज कॉज, सेकेंड एक्सिस वाई जिसे हम बोलते हैं इफेक्ट। एक्स अक्ष और वाई अक्ष ग्राफ बनाते हैं ना, दो चीज़ों का हम लोग बताते हैं बच्चों। ये फिजिक्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, कॉज का मतलब होता है कारण, और इफेक्ट यानी रिजल्ट, परिणाम। अगर आप लोगों को याद हो तो जब v इक्वल टू आई आर पढ़ते हैं तो आप वास्तव में आई वी ग्राफ पढ़ते हैं। यहां पर i और यहां v होता है, ध्यान से समझिएगा उस बात को। तो हमेशा अगर आपने ऑप्टिक्स पढ़ी होगी तो v हमेशा यहां होता है। v प्रतिबिंब का वेग, वेग नहीं, स्थिति, पोजिशन ऑफ इमेज, और यहां होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इनके कुछ कारण हैं, वो कारण यहीं से आपको समझ में आएंगे। यहां पे कॉज, आपने शरारत की, दैट इज द कॉज, और इफेक्ट परिणाम ही निकला कि आपकी पिटाई हो गई। तो वाई एक्सिस पे किसको रखना है, एक्स एक्सिस पे किसको रखना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन जब नीट और जेई में आते हैं तो जो श्री श्री 1008 आइंस्टाइन साहब जो हैं, उनकी जो फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, उसका प्रयोग एग्जामिनर साहब बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि वो इक्वेशन जो है उसको कॉज और इफेक्ट में लिखने के लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसमें भी ग्राफ बनाने के लिए आपको v को उधर ले जाना पड़ता है। ये सब का सब जो कहानी है ना, ये आपको कॉज और इफेक्ट से समझ में आएगी। समझ गए? अरे v इक्वल टू आई आर में क्या पढ़ते हो? v होता है पोटेंशियल डिफरेंस, i होता है करंट। करंट जो है ना, वो बिना पोटेंशियल डिफरेंस के नहीं हो सकता, बिना विभवांतर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। लेकिन देखिए, अगर कहीं पर करंट है तो जरूर वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर कहीं पोटेंशियल डिफरेंस है तो जरूरी नहीं है कि वहां करंट होगा। अरे ईंट पत्थर में लगा दो बैटरी ले आके, तो क्या ईंट पत्थर में करंट फ्लो कर जाएगा? नहीं करेगा। तो ये कहानी जो है यहां से आपको समझ में आ रही है। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। हमारा जो मुद्दा है वो है स्लोप, झुकाव, ढाल, प्रवणता, कई नाम है बच्चों। एक काम करते हैं, किसी भी पॉइंट की आपने बात की, आपने कहा सर ये कोई पॉइंट P है, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर इसकी पोजीशन बताइए जरा, तो मैंने कहा लो पोजीशन बता देते हैं भाई। गोलगप्पे वाला फिर से हमारे घर के बाहर आया, और मेरा कंट्रोल इतना अच्छा है कि मैं खाता ही नहीं इससे, और ये मेरे ही घर के बाहर आता है हमेशा। इसको पता लग जाता है ना लेक्चर स्टार्ट हो गया है। खैर, ये P पॉइंट है बच्चों। तो जब भी किसी पॉइंट पे आपको आपकी पोजीशन बतानी हो बच्चों, आपसे पोजीशन आपसे पूछे जाए आप कहाँ पे हो, किसी का भी एड्रेस पूछते हो तो क्या बताते हो आप अपनी पोजीशन बताते हो, अपनी पोजीशन उस एरिया से बताते हो। आप अपने घर का एड्रेस बताओगे तो क्या बताओगे? आपका घर कहाँ है? अरे घर का एड्रेस बताओगे क्योंकि जो एरिया है, कहीं ना कहीं से तो बताओगे ना कि ये स्टेट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये पिन कोड है, उसमें ये वाली गली है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट है कि आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि पृथ्वी लोक पर, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी पर ही हैं सब लोग। ठीक है, आपका कोई एड्रेस पूछ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के अंदर ही पूछ रहा होगा। क्लियर हो पा रही बात? तो किसी भी पॉइंट का एड्रेस किसी ने पूछा तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि यार ओरिजिन ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिन ये है मूल बिंदु। चाहो तो इसको भी ओरिजिन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो जनरली क्या हुआ कि हमने इस पॉइंट की लोकेशन को बताया, हमने कहा कि भैया इसकी लोकेशन जो है वो ये है, ठीक है। अब इसको बोला कि एक्स एक्सिस पे कितना है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, डॉटेड लाइन। मैंने बोला कि यार ये जो है ना, ये हमारे पास इसकी डिस्टेंस है, ये मान लीजिए x1 है, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस, और यहां से इस पॉइंट की y एक्सिस की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये है y1, ठीक है। अरे ये y1 है तो ये भी है ना, परपेंडिकुलर को हम y1 बोलते हैं। y एक्सिस पे बढ़ रहे हैं ना, इसको बताने के लिए। देखो p कहां पे है, तो p को यूं जाने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि x में कितना गए, इतना, y में कितना गए, इतना। अरे ये ट्रिक आपको आती है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? अगर मान लो ये p पॉइंट इसी पर होता, इस पर, इसी लाइन पर होता, तो y 0 होता है। इसलिए क्योंकि यहां से यहां तक जाने के लिए आपको सीधा ही जाना पड़ता, आप जरा सा भी y एक्सिस पे नहीं गए। जैसे मान लीजिए फुटबॉल खेली, मैंने फुटबॉल सामने रखी, उस फुटबॉल को धीरे से पैर मारा, वो फुटबॉल जमीन पर सीधी सीधी चली गई, और एक मैंने फुटबॉल को इतनी जोर से मारा कि कुछ देर हवा में जाने के बाद गई। तो हवा में जाने के लिए उसने y एक्सिस ऊपर की तरफ भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की। कुछ दिमाग में बैठाइएगा बात। एक और आपने पॉइंट लिया, आपने कहा कि सर ये p पॉइंट के साथ में हम लोग पॉइंट ले रहे हैं q। मैंने कहा ले लो, ये नहीं बोला क्यू ले रहे हैं, लेकिन क्यू पॉइंट ले रहे हैं आप। आपने कहा सर क्यू की पोजीशन बताओ, मैंने कहा अगेन कोई दिक्कत नहीं भैया, ये p है तो ये सीधी लाइन। अरे पोजीशन हमेशा जब भी निकालोगे ओरिजिन से निकालोगे ना, चलो एक ही लाइन से पोजीशन बता दी दोनों की, ठीक है। ये p पॉइंट हो गया, ये q पॉइंट हो गया, एक ही लाइन से दोनों की पोजीशन मैंने बता दी। देखो पोजीशन कहां से ली, ओरिजिन से। अब q पर पहुंचे तो x पे कितना चलना पड़ा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, तो बच्चों इसका नाम दूंगा x2। अगर दिमाग लगा पा रहे हो तो ध्यान से देखो, तो मैं ओरिजिन मूल बिंदु से बता रहा हूं हमेशा। q पॉइंट यहां पर है ना, तो इससे इस पर एक परपेंडिकुलर डालो, तो y पे कितना चलना पड़ा, यहां से लेके यहां तक, इसे नाम दिया y2। देखो यहां से यहां तक, यानी कि ये जो है ये हो गया y2। अरे मैं अननोन पॉइंट्स ले रहा हूं और हर बार उसको x और y में तोड़ के दिखा रहा हूं। तो आप मुझे ये बताना बच्चों कि अगर मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बताऊं, मैंने कहा कि यार इसका झुकाव कितना है, ढाल कितना है, तो आप खुद सोचो कि अगर p पॉइंट से जज करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा कि यार एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये ले लो, ठीक है, p और q के बीच की ही बात कर रहा हूं मैं। इस एंगल को बोला, मैंने कहा ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो जरा बताओ कि tan थीटा कितना होगा। ये पूरा y2 है, मैं दूसरे पेन से बता देता हूं आपको। देखो देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा y2 है और ये y1 है, तो सिर्फ इतना जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y2 माइनस y1। अरे इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस वाले ट्राइंगल की। तो यहां पे जो tan थीटा है वो ये y2 माइनस y1। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी होगी खुद बताओ। ये x2 है, यहां से लेके यहां तक ये x2 है, और ये x1 है, तो ये जो है ये x2 माइनस x1 नहीं हो गया, x2 माइनस x1, ठीक है। तो बच्चों tan थीटा जो होगा वो हो जाएगा, जिसे हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, m भी बोलते हैं। tan थीटा विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। यहां भी लिख देता हूं, इस वाली साइड भी लिख देता हूं ताकि कोई आपको दिक्कत नहीं हो। तो प्यारे बच्चों tan थीटा जो है will be equal to y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन y। अरे पहले y1 गया, फिर y2 चला गया, तो डिफरेंस कितना हुआ y में, डेल्टा y। इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा x। और अगर चेंज बहुत स्मॉल है, इफ द चेंज इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा परिवर्तन हो रहा है, बहुत छोटा सा परिवर्तन, तो आप भी जानते हैं बच्चों कि स्मॉल के लिए मुझे डेल्टा को स्मॉल डी लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा dy बाई dx। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला हमारे पास बना, ये बना स्लोप का फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं tan थीटा, जिसे हम कहते हैं tan थीटा। तो क्या इसको डब्बे को यहां बंद कर दूं मैं, बिल्कुल नहीं। रीजन बताता हूं क्यों। इसलिए क्योंकि अगर, अच्छा एक चीज और दिमाग में रखना बच्चों, अगर मुझे डिफरेंशिएशन, देखो सबसे पहले तो एंगल से पता लगता है स्लोप। स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको एंगल पता होना चाहिए। तो देखो चाहो तो एंगल से भी स्लोप निकल सकता है, कोण से, चाहो तो डिफरेंस से भी स्लोप निकलता है,
दोनों में अंतर कर दो ना, डेल्टा वाई वाई टू माइनस वाई वन, और चाहो तो अवकलन डिफरेंशिएशन से भी स्लोप निकलता है। देखिए पेन जरा लाइट चल रहा है, लेकिन आपके कान पर मुझे पूरा भरोसा है और आप बेहतर सुन सकते हैं, ये भी पता है मुझे। तो डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन जो है उससे भी स्लोप निकलता है। अरे अवकलन ही तो है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये 3 तरीके थे स्लोप निकालने के। अब आप बोलेंगे सर ये कुछ बात जमी नहीं, एग्जाम में कैसे करना है आपको। देखो निश्चिंत रहो, एग्जाम में करने के लिए बच्चों कोई बहुत बड़ा आपको खेल करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखना कि सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। आपको एक लेक्चर में डिटेल में बता भी दूंगा, बाकी फिर भी समझिएगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सरल रेखा का समीकरण। c जो होता है वो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है। m क्या है मैं अभी बताता हूँ, वैसे पता है मुझे पर मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। x जो होता है वो होता है कॉज, y जो होता है वो इफेक्ट। अगर मैं dy बाई डी एक्स कर दूं, अगर dy बाई डी एक्स कर दूं तो ये हो जाएगा m, x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx और c का डिफरेंशिएशन dc अपॉन dx। बच्चों ये तो कांस्टेंट है तो ये तो हो जाएगा 0, dx बाई dx 1 हो जाएगा। तो क्या ये dy बाई dx जो है वो m के बराबर नहीं बचेगा जी। सरल रेखा का स्लोप जो है उसे m ही बोलते हैं। आप समझ में आए इसको m क्यों बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में m आता है, इसीलिए देखो dy बाई dx को m बोलते हैं और हमें पता है dy बाई dx को tan थीटा बोलते हैं और हमें पता है कि इसको स्लोप बोलते हैं। स्लोप बोल रहा हूँ, ग्रेडियंट समझो, आप प्रवणता समझो निश्चिंत होके। तो ये भी एक तरीका आ गया हमारे पास। देखिए और भी कुछ इसके तरीके हम देखते हैं। अच्छा बच्चों स्लोप होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग देख लेते हैं। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो आप कॉपी पेन निकालो, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्लोप को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है और कैसे देखना है। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट, ये हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो बात ये है कि अगर आपको अब स्लोप को समझना है इस हिसाब से कि आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओ, तो दिमाग में बैठा लो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जिस तरफ इंटरसेक्ट करती है यानी कि काटती है, उसके राइट साइड वाले एंगल को स्लोप कहा जाता है। उसे एंटी क्लॉकवाइज हमें क्या कहते हैं कैलकुलेट करना पड़ता है। वापस से देख लेना, वापस से सुनो, निश्चिंत होकर सुनो। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करती है यानी जहां पर काटती है, उसके राइट हैंड साइड वाले का tan थीटा लेना है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामाव्रत, उसी को स्लोप कहते हैं। वापस 4 बार मैं बोलूँ क्या, आप उसको यूट्यूब पे वापस से मेरे वाली चैनल पे थोड़ा सा 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे जाओ, आपको मिल जाएगा वापस, ठीक है। तो देखो कोई भी स्ट्रेट लाइन जैसे मान लो ये, ठीक है, सरल रेखा समीकरण के हिसाब से सुन लो। एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस ये है मेरे पास, ठीक है, वाई ये हो गया मेरे पास, ठीक है। एक्स वाई नजर तो आ रहा है आपको अच्छे से, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पेन लाइट चल रहा है बट कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेंगे, अच्छे बच्चे हैं। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करती है यानी इस पॉइंट पर, उसके राइट हैंड साइड का, देखो ये जो तरीका बता रहा हूं बच्चों, देखो ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट है tan थीटा निकालने का। ये वो तरीका है जिससे नीट में या जेई में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो लाइन ने एक्स एक्सिस को जहां पे काटा उसके राइट साइड है, देखो ये तो लेफ्ट हो गया, ये राइट। ऐसा नहीं बोलना कि सर मेरा मुंह अब आपकी तरफ है तो ये राइट और ये लेफ्ट, नहीं, आपका फेस आप ऐसे देख रहे हो तो राइट साइड ये हुआ ना। राइट साइड का एंटी क्लॉकवाइज, मैंने एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं, क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अपोजिट। एंटी क्लॉकवाइज जो भी थीटा है उसका tan थीटा जो है उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं, इसी को m बोलते हैं, इसी को dy बाई dx बोलते हैं, इसी को आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बोलते हैं, या और बेहतर बोलूं तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, अरे y जो होता है वो हमेशा वर्टिकल पे ले रहे हो, x हॉरिजॉन्टल होता है। क्लियर हो पा रही बात? ठीक है। कोई भी जो लाइन है उसने एक्स एक्सिस को जहां पे काटा है उसके राइट साइड का जो एंगल है उसका tan लेना है, वो स्लोप होता है, और एंटी क्लॉकवाइज उसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे इसको और देखते हैं जी।
अच्छा, स्लोप जो है वो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? देखो यहां पे चेक कर लेते हैं इसको। देखो बच्चों यहां पे समझना है इस बात को, m जो है स्लोप वो पॉजिटिव कब होगा? जब होगा एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट यानी कि लेस देन 90, या मैं ऐसा कर देता हूं, थीटा जो है वो 90 से छोटा है बट 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं भैया 0 डिग्री से बड़ा हो, तो m पॉजिटिव है। देखो इसमें जो है ये m पॉजिटिव है, ये है पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। क्यों? देखो 90 डिग्री से कम, आप खुद सोचो कि यार x एक्सिस ये है, इस पे 90 डिग्री तो ये होगा ना, तो ये 90 डिग्री होगा, तो एंगल 90 से जब भी कम होगा और 0 से ज्यादा होगा तो स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा। अब आप बोलेंगे सर नेगेटिव स्लोप कैसे आएगा? नेगेटिव सर यहाँ पे आएगा, ये लो, नेगेटिव स्लोप यहाँ आएगा, ये लो। चलो ऐसा भी देखा होगा ग्राफ फिजिक्स में कहीं ना कहीं आपने जी। अब बताओ स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को जहां पर काटा है उसके राइट साइड ये हो गया, उसका एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है उसके थीटा के आगे अगर 10 लगा दो तो स्लोप हो जाता है। आगे अब बताओ ये एक्यूट एंगल है या ऑब्टूस एंगल है? 90 से ज्यादा है ना, आप खुद देखो यार, देखो 90 डिग्री तो सिर्फ इतना होता है, ये तो 90 से ज्यादा है ना। तो अगर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, 90 से ज्यादा हो गया, तो आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव हो गया बच्चों। तो यहां पर जो आपका m है, m जो है वो नेगेटिव में आ गया, इसको लोग नोट कर लेना मिटाने वालों में, ठीक है। तो स्लोप जो आपका है m इज इक्वल टू नेगेटिव जो है वो आपका थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अच्छा स्लोप आपका इनफाइनाइट भी होता है, m इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट कब होता है ये हम अभी आपको बता देते हैं बच्चों। इसको नोट कर लिया जी। यार इनफाइनाइट कब होगा तुम खुद बताओ, tan थीटा इनफाइनाइट कब होता है बताओ? tan थीटा इनफाइनाइट कब होता है? tan 90, अरे 90 पे होता है। sin 90 कितना होता है? 1, cos 90 0, sin बाई cos होता है 10, तो 1/0 विल बी इनफाइनाइट। किसी भी चीज के डिवाइड में हमेशा 1 होता है बच्चों, अगर 0 डिवाइड में आ जाए तो हम इनफाइनाइट या नॉट डिटरमाइंड उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, कैसा है बच्चों? फिर से मैंने बनाया जल्दी से। अब जो सरल रेखा है वो एक्स एक्सिस को ऐसे काटती है, काट जरूर रही है एक्स एक्सिस को, ये लो, ठीक है। तो उसके राइट साइड का एंगल, तो भैया राइट साइड तो ये रहा और ये राइट साइड का एंगल हो गया, और हमें पता है कि ये 90 डिग्री है, तो आप खुद बताओ कि स्लोप हमेशा tan थीटा लिया जाता है। चलो tan 90 कितना हो गया? इनफाइनाइट, ठीक है ना, क्योंकि tan 90 हो गया ना बच्चों, थीटा 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब कि m इनफाइनाइट तब होगा जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो। अच्छा ये मत कहना सर फिर 90, 180, 270 और वो आप दूसरी तरफ से मेजर कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अच्छा स्लोप 0 कब होगा? स्लोप 0, तुम खुद सोचो यार, स्लोप 0, अभी मैं सर चल रहा हूं तो स्लोप 0 है, क्यों? क्योंकि न तो जमीन ऐसे उठ रही है न जमीन ऐसे हो रही है, तो स्लोप 0 कब होता है? देखो ये एक जमीन है और ये रैंप है ऐसे, ठीक है। अगर ये ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाए, आप खुद सोचो ये एंगल बन रहा है ना, ये जो हाथ के मेरे और कोहनी के बीच में बन रहा है ये एंगल बन रहा है, इसको जैसे यूं कर दिया ये 0 हो गया, तो थीटा 0 हो जाए तो स्लोप 0 हो जाए। समझ में नहीं पा रहे? थीटा 0 हो जाए और जैसे ही थीटा बढ़ रहा है स्लोप बढ़ रहा है। आप मानो कि आप इस पर बैठे हो, तो जैसे ही थीटा ऐसे बढ़ेगा तो बढ़ रहा है, तो आपको जो भी आप नीचे गिरने की संभावना ज़्यादा होगी। तो देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है स्लोप उतना ही ज़्यादा हो रहा है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो भाई फटाफट बताओ m इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 0 होगा। मैं इसको यहाँ बता देता हूँ बच्चों, क्या बनाऊँ इसको, मैं यहाँ बना दूँ जी। चलिए ऐसा अगर हो जाए तो भैया मजा आ जाए। तो ये x हो गया, ये y साइड हो गई हमारे पास, ठीक है। चलिए ये होगा, ये x है, आप खुद बताओ कि क्या स्लोप है। अरे x एक्सिस को काट ही नहीं रहे भाई, एंगल का है, एंगल 0 है, निश्चिंत रहो, घबराओ मत। देखो लाइन यूं काट रही है, x एक्सिस से ये एंगल नाप लिया, इसमें जो लाइन है वो यूं काट रही है x एक्सिस से ये एंगल नाप लिया, इसमें जो लाइन है वो यूं काट रही है x एक्सिस, ये रहा एंगल ऐसे नाप लो। इसमें तुम x एक्सिस से एंगल नापोगे कहाँ?
अरे ये खुद भी तो एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल जितना भी होगा, जितना भी समानांतर होगा, वो सबका सब एक्स एक्सिस ही होगा ना। तो यहाँ पे थीटा कितना आ रहा है, यहाँ पे थीटा आ रहा है 0 डिग्री, और टेन जीरो कितना होता है, साइन 0 0, कॉस 0 1, सो 0/1 इज 0, सो थीटा 0 होते ही टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो स्लोप जो है वो 0 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ऑलराइट, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। स्क्रीनशॉट तुम तब लोगे जब मैं सामने सटूंगा, तो मैं फटाफट हट जाता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये पूरी की पूरी जो कहानी है ना, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में लागू हो रही है। अभी मैंने आपको स्लोप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में नहीं बताया बच्चों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बट अभी तक सरल रेखा की बात कर रहा हूँ। कुछ लेक्चर्स में मैं आपको स्ट्रेट लाइन, पैराबोला भी आपको बता दूंगा, निश्चिंत रहिए। ये कैलकुलेशन का पार्ट है पूरा का पूरा। जी, YouTube की स्पीड बढ़ा दिया करो जब मैं बोर्ड साफ करूँ, समझ गए ना बच्चों। तो अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप। यार जरा सोचो कितना भारी भरकम प्रॉब्लम हो जाएगी अगर स्लोप इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा हो। स्लोप इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा हो, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे साथ, ठीक है। क्योंकि स्लोप इंक्रीज या डिक्रीज होने पे नीचे गिरने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। बच्चों देखो, ऐसे भी कुछ दो ग्राफ आपको मिलेंगे। अभी मैं बता देता हूँ, पैराबोलिक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रहा हूँ। पहली बात तो जो मैथ्स के स्टूडेंट्स उन्हें मैथ्स में मिल जाएगा, जो नीट के बच्चे हैं उन्हें मेरे अगले लेक्चर में मिल जाएगा। और हम मैथ्स इतना भी डूब के नहीं पढ़ेंगे कि हम मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ेंगे। तो जो अपने को ज़रूरत है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, निश्चित रहो। अच्छा बच्चों, अगर कोई ग्राफ जो है वो इस तरीके का हो जाए, ऐसा, ठीक है, जो +2 पास है वो बच्चे देख रहे होंगे, कोई ऐसा मिल जाए तो क्या करोगे? वैसे वास्तव में ये ग्राफ ऐसा होता है, यूं पैराबोलिक। ये भाई साहब जो होते हैं ये ऐसे होते हैं, ऐसे। ओके, इसमें बताओ स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बताओ, कमेंट बॉक्स में बता दो। लेक्चर तो देखते हो नहीं बच्चों। स्लोप जो होता है ना वो tan थीटा होता है, विच मीन्स टेंजेंट, विच मीन्स स्पर्श रेखा। नोट्स में अगर आपने बनाए हैं तो उसमें tan थीटा के बराबर स्पर्श रेखा भी लिख दो। क्योंकि देखो होना क्या है, तुम कहोगे सर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बताओ, है ना। तो मैं कहूँगा यार ये लो, ये मैंने खींचा टेंजेंट ऐसे, ठीक है। फिर कहा सर इस पॉइंट पे, मैंने कहा टेंजेंट, टेंजेंट मतलब छू के जो गुजर रही है, टेंजेंट कुछ इस तरह से। इस पॉइंट पे टेंजेंट कुछ इस तरह से। आप बोलोगे अब एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है, तो अगर इसको ऐसे ऐसे आगे बढ़ा दोगे तो समझ जाओगे कि एक्स एक्सिस से एंगल ऐसे है। इसको भी आगे बढ़ा दोगे तो ये भी एक्स एक्सिस से एंगल आएगा। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इससे बिल्कुल एक्स एक्सिस जैसी लाइन जो है वो इस पॉइंट से ऐसे गुजार दो। और अब देखो ये है θ1, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगी, तो इसको आगे मत ले जाओ, एक्स एक्सिस को ऊपर ले आओ। ये लो, ये जो है ये θ2 है, ये जो है ये θ3 है। अब खुद देखो कि बढ़ नहीं रहा है क्या। θ1 थोड़ा सा यूं था, θ2 थोड़ा और हो गया, θ3 थोड़ा और हो गया। तो इसका मतलब m जो है वो इंक्रीजिंग है, यानी कि बढ़ता हुआ स्लोप। यानी यहाँ पे जो प्रवणता है, यानी कि ढाल है, झुकाव है, वो बढ़ रहा है। तो अगर आपका झुकाव किसी के प्रति बढ़ रहा है तो आप उसको ऐसा ग्राफ दिखा सकते हैं, ठीक है। सो m इज इक्वल टू इंक्रीजिंग यहाँ पे। बट बच्चों स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। जी बिल्कुल पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि यार ये x है तो 90 डिग्री तो ये है, तो देखो इससे तो छोटा ही है। यहाँ पे देख लो, तो ये जो थीटा लग रहा है ये 90 से छोटा है, ये x है तो इसका 90 डिग्री ये होगा। ध्यान से देखो थीटा यहाँ पे भी छोटा मिल रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप इंक्रीजिंग है, ठीक। यहां पर बात करते हैं, कोई भी 2 पॉइंट धर लो, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। इस पे टेंजेंट, टेंजेंट मतलब छू के गुजरने वाली लाइन, ये ऐसे आ गई, दूसरे पे ऐसे आ गई, तीसरे पे ऐसे आ गई। ड्राइंग हमारी अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। अब एक्स एक्सेस को ऊपर उठा दो, इस पॉइंट से गुजरता हुआ एक्स एक्सेस ये रहा, इससे ये रहा और इससे ये रहा। ये है θ1, ये देखें तो θ2 है और ये है θ3। प्यारे बच्चों खुद एक बात बताओ यार, स्लोप देखो डिक्रीज नहीं हो रहा है क्या? देखो स्लोप कितना डिक्रीज हो रहा है यार, कहीं दिक्कत ही नहीं आ रही स्लोप को, क्योंकि स्लोप को
ये देखो पहले थीटा, यानी ये जो था पहले इसमें और इसमें ज्यादा गैप था, फिर कम गैप, फिर कम गैप, गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। स्लोप डिक्रीजिंग और नेगेटिव स्लोप क्या, स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, लेकिन बच्चों स्लोप अभी भी पॉजिटिव है, स्लोप अभी भी पॉजिटिव है। अरे 90 डिग्री से तो अभी भी कम है ना, 90 डिग्री से थोड़ी ना ज्यादा है। ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये देखो ये 90 डिग्री, ये जो है ये एक्स एक्सिस, देखो ये 90 डिग्री, तो स्लोप तो 90 से कम है। ये एक्स है, इस पर ऐसे लाइन खींच दो, ये देखो ये 90 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो एक्स एक्सिस 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा। m इज इक्वल टू आपका डिक्रीजिंग आ रहा है, गॉट इट। तो ये तरीका हुआ स्लोप का। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं बच्चों, स्लोप क्या होता है। सबसे पहले समझो स्लोप का मतलब होता है झुकाव, ग्रेडियंट, प्रवणता, ढाल, ढलान, इसको हम बोलते हैं। इसको सॉल्व करना हो तो फटाफट लिखो टेन थीटा, जिसको हम लोग टेंजेंट या स्पर्श रेखा भी बोलते हैं। इसको हम लोग y2 माइनस वाई1 बटे x2 माइनस x1 भी लिखते हैं, यानी कि वर्टिकल वाले में डिफरेंस। डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स भी लिखते हैं। बहुत छोटा सा अंतर हो तो dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन अवकलन करके भी हम लोग स्लोप को निकाल सकते हैं। और कुछ ना समझ में आए तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल कर लो भाई, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है ना, ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर, तो ये डिवाइड करोगे तो भी स्लोप आ जाएगा, ठीक है। तो स्लोप फिर सरल रेखा में 4 प्रकार के, पॉजिटिव स्लोप लेस देन 90, नेगेटिव स्लोप मोर देन 90, जीरो स्लोप एंगल 0 डिग्री, एंड इफ थीटा इज 90 स्लोप इनफाइनाइट। क्लियर हो पा रहा है। तो ये भी कुछ कॉन्सेप्ट था। और हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी सरल रेखा एक्स एक्सिस को जहां पर काटेगी मतलब ऐसे दांत से नहीं काटेगी, मतलब एक्स एक्सिस ये है तो इससे जैसे भी गुजरेगी ऐसे गुजर जाएगी, ऐसे गुजर जाएगी, तो जहां पे काटेगी उसके दाहिने तरफ का राइट हैंड साइड का जो थीटा है उसके आगे 10 लगा दो और उसको मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज, उसी को आप बोलते हैं स्लोप, ठीक है। फिजिक्स में इसके कहाँ बहुत यूज आते हैं सर, फिजिक्स में जबरदस्त यूज आते हैं। अच्छा ये देख लेना, स्लोप इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, दोनों का। फिजिक्स में ऐसा है कि आप वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल कर दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल हम लोग इसमें देखते हैं। चलिए सर, जैसे मान लो कि आपको कोई भी ग्राफ दिया, यहाँ पे मैंने लिखा a, यहाँ लिखा b, आपसे पूछा बच्चे स्लोप बताओ, आप सीधा बिना कुछ दिमाग लगाए आप a बाई बी बोल दो, चलेगा, क्योंकि ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको 2 पॉइंट दे दूंगा, तो भैया a2 माइनस a1 अपॉन b2 माइनस b1 कर देना। अरे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ भी कभी मिला होगा बच्चों जिंदगी में, कभी प्रेशर और ये वॉल्यूम ग्राफ भी मिला होगा, तो कभी ऐसा नहीं लिखियो dp अपॉन dv, हाँ, अरे यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दो, da अपॉन dv कर दो, चलो। तो ये जो होता है ये इसका स्लोप होता है। एडियाबैटिक वाले में ध्यान देना, माइनस वहाँ गामा आ जाता है, और माइनस वगैरह क्यों आता है ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में पता लगेगा। तो वो समझ पा रहे हो, ये m इज इक्वल टू डी बाई डी होता है स्लोप, प्रेशर वॉल्यूम यानी कि दाब और आयतन का ग्राफ। चलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बोलते हैं ये x है, ठीक है, और ये जो है ये t है। x जो है वो है पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, स्थिति, t है आपके पास टाइम। तो इसका जब भी स्लोप निकालते हो तो m इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी कर देते हैं। डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वैसे ये वेलोसिटी नहीं होता क्या, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका मतलब कि एक्स टी ग्राफ का स्लोप जो है वो हमेशा वेलोसिटी को प्रूव करता है, वेलोसिटी को शो करता है। वेलोसिटी, अरे इसको तुम डिस्टेंस बोलो तो उसको स्पीड बोल देना। अच्छा चलो, और तुमको टेंशन हो रही है तो लो, यहाँ पे v है, यहाँ पे t है, vt ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम। इसका जब भी स्लोप निकालना हो, m यानी कि tan थीटा, यानी कि वही dy बाई डी एक्स, तो भैया dv अपॉन dt, यही करते हो ना dv अपॉन dt। और ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारा प्यारा त्वरण, एक्सीलरेशन। अरे एक्सेलरेशन ही होता है ना dv अपॉन dt करने पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सीलरेशन को प्रदर्शित करता है, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण को प्रदर्शित करता है। याद कर लेना, निश्चिंत रहो एकदम, समझ गए।
तो ये आप पढ़ते हैं इसको। अगर आपको आई वी ग्राफ मिल जाए, आपको कोई कहते कि भैया जो रिलेशन है वो है v इज इक्वल टू आई आर, तो आपने आई ग्राफ लिया यहाँ पे, v लिया यहाँ, कारण बता चुका हूँ, आई यहाँ क्यों आता है, v यहाँ क्यों आता है, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, आपने कहा m इज इक्वल टू डी आई बाई डी वी कर दो, या सिंपली i बाई वी भी कर दो। तो i बाई वी, v को जैसे ही बटे में ले जाओगे बच्चों, r इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 अपॉन r, तो इसका स्लोप हो जाएगा 1 बाई आर। सोचो सोचो, i अपॉन v करना है, तो v अगर यहां डिवाइड में जाएगा तो r यहां 1 के डिवाइड में जाएगा, तो r होता है रेजिस्टेंस, यानी कि आई वी ग्राफ में 1 अपॉन रेजिस्टेंस जो होता है वो स्लोप होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, समझाने का तरीका भी आपको समझ में आया होगा और मैं भी समझ में आया होगा। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं सिर्फ फिजिक्स में आता हूँ, समझ में नहीं। सो गाइज, आपसे मुलाकात होगी फिर से एक नए लेक्चर में, और उसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ग्राफ के बारे में। तो जो पैराबोला मैंने इसमें जल्दी से ऐसे टपा दिए और स्ट्रेट लाइन को भी जल्दी से बता दिया, उसको मैं वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊँगा। तो कैसा लगा ये लेक्चर, इसको ज़रूर बताइएगा। नेता टाइप आधा काम मत करना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मुलाकात होती है आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।